नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये थोड़ा-सा मुश्किल टॉपिक है क्योंकि हम दक्षिण भारत के इतिहास के तहत आज संगम काल के बारे में बात करेंगे और इसी के तहत हम प्राचीन चेर, प्राचीन चोल और प्राचीन पांड्य के बारे में पढ़ेंगे। चेर, चोर, पांड्य दो भागों में आते हैं, एक प्राचीन काल में और फिर आने वाले समय में जिसे हम शाही चोल के नाम से जानते हैं, वो हम अगली क्लासेस में गुप्तोत्तर काल के बाद पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ी मुश्किल है क्योंकि आपको बहुत नए तरह के शब्द मिलने वाले हैं। यहीं पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब भी संगम काल से प्रश्न पूछे गए हैं, दो ही आधारों पर पूछे गए हैं। एक तो उन्होंने साहित्य से प्रश्न पूछे हैं, लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे हैं, और दूसरे प्रश्न उन्होंने शब्दों से पूछे हैं कि नाडू का अर्थ क्या होता था, उरे का अर्थ क्या होता था। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमें इन दो बातों पर ही फोकस करना है। एक तो हम साहित्य बहुत अच्छे से पढ़ लें, और जो प्रशासनिक शब्दावली है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी है, उसको हम बहुत अच्छे से कवर कर लें तो संगम काल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, संगम एज कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इसी सामान्य परिचय में हम चर्चा करेंगे साहित्य के बारे में, अर्थात लिटरेचर के बारे में। फिर हम चेर राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनका उल्लेख संगम साहित्य में सबसे अधिक बार हुआ है। फिर हम चोल के बारे में बात करेंगे, पांड्य के बारे में बात करेंगे, और अन्य तथ्य, अदर फैक्ट्स के तहत वही प्रशासनिक शब्दावली, इन सभी टॉपिक्स को हम पढ़ रहे होंगे। पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझो कि यह संगम काल का मतलब क्या है। ऐसा माना गया कि दक्षिण भारत में तीन प्राचीन राजवंश थे। एक था चोल, जिसमें दो प्रमुख शहर आपको दिख रहे होंगे, तंजावुर और उरैयूर। एक था चेर, जिसमें करूर नाम का एक प्रमुख शहर था, और एक था पांड्य, जिसमें मदुरई नाम का प्रमुख शहर था। तो ये तीन प्राचीन राजवंश सुदूर दक्षिण में थे। ये तीन एंशियंट डायनेस्टीज हमें सदर्न एक्सटेंशन में देखने के लिए मिलती हैं। इसमें से साथियों जो पांड्य राजा थे, पांड्य राजाओं ने लगभग 9000 सालों तक, ऐसा लिखा है कि लगभग 9000 सालों तक संगम सभा का आयोजन किया, एक संगम असेंबली को ऑर्गेनाइज किया। इस संगम सभा में सभी कवि और विद्वान हुआ करते थे, और कहानी कुछ ऐसी होती थी साथियों कि जैसे कोई भी रचना लिख करके लाया तो पहले वो रचना इस मंडल के सामने पेश की जाती थी, और अगर उसे अप्रूव कर दिया जाता तो उसे संगम साहित्य का हिस्सा मान लिया जाता। तो संगम काल का मतलब यही है कि 9000 सालों तक पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 बार संगम सभाओं का आयोजन हुआ है, और इन संगम सभाओं में जो साहित्य लिखा गया उसी को हम संगम साहित्य कहते हैं, उसी को हम संगम लिटरेचर कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि संगम साहित्य के विषय धार्मिक नहीं है। हालांकि उसमें धर्म की चर्चा है, लेकिन मुख्य रूप से वहां पर प्रेम, युद्ध, इनकी चर्चा ज्यादा की गई है। धर्म के बारे में बहुत कम चर्चा की गई है, रिलीजन के बारे में बहुत कम चर्चा की गई है। तो इसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कहा गया, इसे सेक्युलर लिटरेचर भी कहा गया। तो हमें एक बेसिक बात समझना होगा कि जब आप कहते हैं संगम काल, तो आप चर्चा कर रहे होते हैं प्राचीन चोल, प्राचीन पांड्य और प्राचीन चेर की। अब पांड्य देखें तो मुख्य रूप से तमिलनाडु में ही है, चोल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, चेर मुख्य रूप से केरल वाले क्षेत्र में। इन्हीं राज्यों को प्राचीन संगम राज्य भी कहा गया, एंशियंट संगम स्टेट भी कहा गया। तो संगम का मतलब था जहां अलग अलग विद्वान आकर के मिले। संगम का मतलब भी होता है सभा, एक ऐसी सभा जहां अलग अलग विचारों के लोग आकर के मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग आकर के मिलते हैं। फिर पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम सभाओं का आयोजन किया गया, और किताबें ये कहती हैं कि ये 9000 सालों तक चलती रही, और लगभग 200 पांड्य राजाओं ने इनको संरक्षण प्रदान किया।
उसके बाद जो साहित्य बना उसे हमने संगम साहित्य कहा, उसे हमने संगम लिटरेचर कहा। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। फिर चेर, चोल और पांड्य, यहाँ किस तरह का शासन चलता था, ये महत्वपूर्ण है। तो अब उम्मीद है कि दिमाग में एक आइडिया रहेगा, जब भी मैं ये शब्द बोलूंगा चोल, पांड्य और चेर, तो थोड़ी बातें याद कर लेना। जैसे उरैयूर में शब्द बोलूंगा तंजावुर, तो ये चोल में है, मदुरई पांड्य में है, करूर ये चेर में है। तो इन शब्दों को ध्यान रखेंगे साथियों। चलें, तो सामान्य परिचय के तहत सबसे पहले आप ये समझें कि तमिल में इसे मचुंगम कहा गया है। जो मचुंगम शब्द का प्रयोग तमिल में किया गया है वो 3 संगम सभाओं के लिए किया गया है। जैसे हम बोलते हैं 3 संगम सभाएं, तो उन 3 संगम सभाओं के लिए मचुंगम शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एग्जाम में पूछा भी गया कि तमिल साहित्य में संगम सभाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मचुंगम शब्द का प्रयोग किया गया है। ये याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। तो संगम का अर्थ क्या होता है, परिषद या गोष्ठी। जैसा अभी हमने आपको बताया कि संगम का जो मतलब होता है वो असेंबली और सिंपोजियम होता है, जहां अलग अलग विचारों के लोग आकर के मिलते हैं साथियों। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में तमिल कवियों और विद्वानों की परिषद को ही संगम कहा गया। असेंबली ऑफ तमिल पोइट एंड स्कॉलर अंडर द पैट्रिनोज ऑफ पांड्यन किंग वाज कॉल्ड द संगम, और यहां से जो साहित्य बन के निकला उसे संगम साहित्य कहा गया। संगम शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग शैव संत अप्पार ने किया था। शैव संत अप्पार ने किया था। आप जानते हैं कि शैव संतों को दक्षिण भारत में नयनार कहा जाता था। मैं चाहूंगा कि कमेंट करके आप ये जरूर बताएं कि नयनार संतों की संख्या क्या थी, और ये भी बताएं कि जब शैव संतों को दक्षिण भारत में नयनार कहा जाता था तो वैष्णव संतों के लिए दक्षिण भारत में किस शब्द का प्रयोग है, और उन वैष्णव संतों में एकमात्र महिला कौन थी। ये 3 सवालों के जवाब आपको जरूर देना है। तो शैव संत अप्पार ने पहली बार संगम शब्द का प्रयोग किया था और यहीं से ये वर्ड यूज होना शुरू हुआ। जैसा हमने आपको बताया कि तीनों संगम की जो कुल अवधि रही है वो 9,950 वर्ष रही है, और 197 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण दिया है। लेकिन साहित्य का जो संकलन काल रहा है, मतलब जो भी इन 10,000 सालों में लिखा गया, उस 10,000 सालों के साहित्य को कंपाइल करने का जो काम किया है साथियों, वो हुआ है 300 ईसा पूर्व से 300 ईसवी के बीच में, 300 बीसी से लेकर के 300 एडी तक। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सवाल कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि अवधि क्या रही, एज क्या रही, क्योंकि साथियों ये बहुत ही ज्यादा विवादित है। अलग अलग किताबों में अलग अलग अवधि रहती है, तो हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। जैसा एक और बात कि यह धर्मनिरपेक्ष विषयों पर केंद्रित है। इसमें मुख्य रूप से प्रेम, युद्ध और सामाजिक जीवन की बात की गई है। हालांकि कुछ जगह पर हमें देवता और धार्मिक प्रथाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन धर्म इस साहित्य का मुख्य विषय नहीं है। अब ये क्यों बता रहे हैं सर? ये इसलिए बता रहे हैं कि जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये डाल देगा एक स्टेटमेंट कि संगम साहित्य की मुख्य विषय वस्तु धार्मिक रही है। संगम लिटरेचर का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो रिलीजन रहा है, और हमें लगेगा कि हाँ यार धर्म की बात तो की ही गई होगी, रिलीजन की बात तो की ही गई होगी। धर्म रहा है विषय, लेकिन मुख्य विषय नहीं रहा है। धर्म की चर्चा बहुत कम की गई है। प्रेम, युद्ध और समाज, ये 3 विषय मुख्य रहे हैं संगम साहित्य के। लव, वॉर एंड सोसाइटी, 3 were the most important subject of the संगम literature. That is something you need to remember. तो ये बेसिक बातें हैं साथियों। 3 सभाओं का आयोजन किया गया। पहली सभा का आयोजन मदुरई में किया गया, जिसके अध्यक्ष ऋषि अगस्त्य थे। इसका हमें कोई भी साहित्यिक कार्य उपलब्ध नहीं है, कोई भी लिटरेरी वर्क हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरे संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया, जिसके अध्यक्ष तोल्काप्पियर थे, और तोल्काप्पियर ने तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ लिखा है तोल्काप्पियम। याद रखिएगा, तोल्काप्पियर लेखक का नाम है और तोल्काप्पियम ये
तमिल व्याकरण की पुस्तक है। जैसे हम पढ़ते हैं कि संस्कृत व्याकरण में पाणिनि की अष्ट अध्यायी, उसी तरह दक्षिण भारत में तमिल व्याकरण में तोल्काप्पियम एक बहुत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, जिसे तोल्काप्पियर ने लिखा, जो दूसरे संगम के अध्यक्ष थे। तीसरा संगम जिसके सबसे ज्यादा साहित्य उपलब्ध है, ये भी मदुरई में हुआ था। इसके अध्यक्ष नक्कीरर थे, नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे, और बहुत सारी किताबें हमें मिलती हैं। जैसे इसी में हमें कुरुनथोके नाम की किताब मिलती है, पेरिसे नाम की किताब, वरु, बहुत सारी किताबें हैं, मल्टीपल हमें लिटरेचर देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी ना एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, याद रखिएगा। देखो, पहले जो है ना वो वैदिक धर्म, आर्य सभ्यता, या मैं कहूं कि आर्य संस्कृति, ये विंध्यन माउंटेन है। और हमने बहुत शुरुआत की क्लास में पढ़ा था कि जो विंध्य पर्वतमाला है वो उत्तर और दक्षिण को विभाजित करती थी, वो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती थी। तो आर्य संस्कृति की जब शुरुआत हुई तो आर्य संस्कृति मुख्य रूप से उत्तर भारत में फैली। ठीक है, आर्य कल्चर प्राइमरली नॉर्थ इंडिया में आया। आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत ले गए थे ऋषि अगस्त्य। जो ऋषि अगस्त्य हैं वो आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत लेकर के आए। इसमें ऋषि अगस्त्य और ऋषि कौंडिन्य का बहुत बड़ा योगदान है। और ऋषि अगस्त्य के 12 शिष्य थे साथियों। ऋषि अगस्त्य के 12 शिष्य थे, और इन्हीं 12 शिष्यों में से एक थे तोल्काप्पियर, जिन्होंने तोल्काप्पियम नाम की किताब लिखी, जो कि तमिल व्याकरण की बहुत प्रसिद्ध किताब है, जो कि तमिल व्याकरण की बहुत प्रसिद्ध किताब है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है, साउथ इंडिया में आर्यन कल्चर को ले जाने का क्रेडिट किसको मिलता है? तो वो ऋषि अगस्त्य को मिलता है, कौंडिन्य को मिलता है। और इन्हीं के शिष्य थे तोल्काप्पियर, जिन्होंने तोल्काप्पियम नाम की किताब लिखी, जो तमिल व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो एक बार मैं रिकॉल कराऊंगा, आज मैं थोड़ा धीमे पढ़ाने वाला हूं, कई बार मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। कारण यह है कि ये ऐसे टॉपिक हैं हम स्किप कर देते हैं क्योंकि शब्दावली मुश्किल होती है, पर हम 2-3-4 बार क्लास में रिवाइज करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको याद हो जाएगा। देखो, यहाँ से अब प्रश्न बनने लगे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से इंक्रीज हो गए हैं साथियों। ठीक है, तो देखें अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि सर संगम काल का मतलब ये है कि भारत में, जैसे मैं मैप के थ्रू आपको बताता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो याद हो जाएगा कि सर संगम काल, जो संगम काल है, इसका अर्थ यह है कि दक्षिण भारत में तीन प्राचीन राज्य थे। इस क्षेत्र में एक राज्य था और इसे कहा जाता था चोल। क्या कहा जाता था? चोल। चोल में 2-3 प्रमुख नगर रहे हैं साथियों, 3 प्रमुख नगर थे। एक तो पुहार, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहा गया, तंजावर या तंजौर, ठीक है, और एक उरेयूर नाम की जगह रही है। चोल सबसे शक्तिशाली थे, चोल जो है वो मोस्ट पावरफुल थे। ये जो केरल वाला इलाका है साथियों, तो केरला वाले रीजन में, इस पर्टिकुलर इलाके में जो हमें लोग मिलते हैं वो हैं चेर। ठीक है, हमें चेर देखने के लिए मिलते हैं, चेर। ओके, करूर नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, करूर। और ये सुदूर तमिलनाडु का जो इलाका है, सुदूर तमिलनाडु का जो इलाका है, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। यहाँ हमें पांड्य राजा देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ हमें पांड्य राजा देखने के लिए मिलते हैं, जिनका मुख्य जो केंद्र रहा है वो मदुरई रहा है साथियों। और जो पांड्य राजा हैं, तो ऐसा लिखा है कि 197 पांड्य राजाओं ने लगभग 10,000 सालों तक, लगभग 10,000 सालों तक बहुत सारे तमिल कवि, बहुत सारे तमिल कवि और बहुत सारे तमिल विद्वानों को संरक्षण दिया। और उनकी जो सभा बनी, उसी सभा को संगम कहा गया। ऑलमोस्ट 195 पांड्यन किंग पैट्रिनोज, multiple number of Tamil scholar and poet, prolonged period of 10,000 years, and the assembly of those Tamil scholar was called Sangam। उन तमिल कवियों की जो सभा थी
उसी को संगम कहा गया साथियों। और ये जो सभा बनी संगम, ये जो सभा बनी संगम, इस संगम में जिस साहित्य का संकलन हुआ, जिस साहित्य की रचना हुई साथियों, उसी साहित्य को हमने संगम साहित्य कहा, उसे हमने संगम लिटरेचर के नाम से जाना है। संगम साहित्य, जैसा हम जान चुके हैं कि ये इसके मुख्य विषय क्या थे, तो इसका मुख्य विषय था प्रेम, लव। इसका मुख्य विषय क्या था? युद्ध अर्थात वॉर, समाज अर्थात सोसाइटी। तो धर्म की बात की गई थी, पर बहुत बड़े पैमाने पर धर्म की बात नहीं की गई, बहुत बड़े पैमाने पर रिलीजन को डिस्कस नहीं किया गया। इस संगम साहित्य में, संगम सभाओं में 3 सभाओं का आयोजन किया गया। टोटल 3 संगम हुए हैं साथियों, 3 संगम हुए हैं, ठीक है। 3 अलग अलग संगमों का आयोजन किया गया। जो पहला संगम है ये मदुरई में आयोजित किया गया, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो ऋषि अगस्त्य थे, जो दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को लेकर के गए थे। जो दूसरा संगम है ये कोटापियर में आयोजित किया गया, और तोल्कापियर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। जो तीसरा संगम है ये मदुरई में आयोजित किया गया, और इसके अध्यक्ष जो है साथियों वो नक्रीर हुए, नक्रीर। पहले संगम का कोई भी साहित्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ये याद रखना। फर्स्ट संगम का कोई भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। दूसरे संगम का सिर्फ एक साहित्य हमारे पास है, तोल्काप्पियम, जो कि तमिल व्याकरण का महानतम ग्रंथ है, जो कि तोल्काप्पियर के द्वारा लिखा गया। तो तीसरे संगम के सर्वाधिक साहित्य हमारे पास है, मैक्सिमम लिटरेचर हमारे पास है। तो ये पूरी कहानी है, ये पूरा कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा। उम्मीद है कि अब मैप के थ्रू और इस तरह के एक चार्ट की तरह आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा, पर अगर 2-3 बार आप बोलेंगे चीज़ों को तो डेफिनेटली आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है साथियों। देख पाए कि दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था। तोल्काप्पियर इसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने तोल्काप्पियम नाम की किताब लिखी, जो तमिल व्याकरण की प्रसिद्ध किताब है साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हमें यह भी समझना है कि संगम साहित्य और संगम राजाओं की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, इनकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो एक तो अशोक का दूसरा और 13वां शिलालेख, जहाँ से हमें दक्षिण भारत के राज्यों की जानकारी मिलती है, जहाँ से हमें सदर्न स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकंड एंड थर्टीन्थ रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, जिससे हमें बड़ी मात्रा में दक्षिण भारत के राज्यों की जानकारी मिलती है, सदर्न स्टेट की इंफॉर्मेशन मिलती है। वहीं साथियों मैगस्थनीज, स्ट्रैबो और प्लिनी, इन्होंने भी दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख किया है, सदर्न स्टेट के बारे में बताया। अच्छा, नेचुरल भी है ये बहुत, क्यों बताएंगे ये समझो। अगर आपको कल का सेशन याद हो तो कल के सेशन में हमने एक बात लिखी थी कि प्लिनी पहला व्यक्ति था जिसने भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था उस पर एक बहुत गहरा दुख जताया था। उसने कहा था कि भारत से हम भर भर के मसाले, कपड़े, ये सारी चीजें खरीदते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हम उनको सोना दे रहे हैं। रोमन से ये सब बिलोंग करते थे, ग्रीक वाले इलाके से बिलोंग करते थे, और रोम का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण भारत के साथ होता था। पांडिचेरी के पास एक अरिकमेडु नाम की जगह है, बहुत ही फेमस जगह है अरिकमेडु, वहां से हमें रोम की बस्तियां मिली हैं, रोम के सिक्के मिले हैं साथियों। उरेयूर उस समय सूती वस्त्र का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। ऐसे ही तंजावुर और मदुरई भी व्यापार के बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे। तो रोम के साथ एक बहुत लंबा व्यापार चला है। तो उनने भी दक्षिण भारत के बारे में लिखा है, उन्होंने भी साउथ इंडिया के अलग अलग राजाओं के बारे में मेंशन किया है साथियों। फिर हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, और 8वीं सदी में एक ग्रंथ लिखा गया इरैया नार अडाप्लेरू, इससे भी हमें बहुत जानकारी मिलती है संगम साहित्य की, ठीक है। तो ये सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हमें संगम साहित्य की जानकारी कहाँ से मिली। अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था।
अब जिस हिस्से पर आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, संगम साहित्य। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगम साहित्य या मुचंगम, जैसा हमने कहा कि तीनों संगम सभाओं को मुचंगम कहा गया, तीनों संगम सभाओं को मुचंगम कहा गया। तो संगम साहित्य की जो विषय वस्तु है, जो इनका सब्जेक्ट है, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अकम और दूसरा है पुरम। अकम का मतलब था जिसमें प्रेम के विषय दिए गए हों, और पुरम का मतलब था जिसमें युद्ध के विषय दिए गए। जैसा हमने बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में संगम साहित्य में हमें प्रेम और युद्ध की जानकारी मिलती है। तो संगम साहित्य का वो हिस्सा जिसमें प्रेम के विषय दिए गए हैं, लव अफेयर्स दिए गए हैं, उसे हमने अकम कहा। और वो हिस्सा जिसमें युद्ध की बात की गई है, उसे हमने पुरम कहा। वो हिस्सा जिसमें युद्ध की बात की गई है, उसे हमने पुरम कहा। ये दो अलग अलग शब्द दिखाई देते हैं। इसी तरीके से संगम साहित्य का 3 भागों में विभाजन किया गया है, याद रखना जरूरी नहीं है। जैसे पत्थु पातु, इसमें 10 गीत हैं। इत्थु थोके, इसमें 8 गीत हैं। और पादी नैन कील कंकूक, इसमें 18 लघु गीत हैं। अधिकांश जो चीजें हैं वो आपको गद्य पद्य के रूप में ही मिलती हैं साथियों, कविताओं के रूप में ही मिलती हैं, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बात इंपॉर्टेंट है वो है ये प्रमुख तमिल साहित्य, मेजर तमिल लिटरेचर। तो इसमें तोल्काप्पियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, जिसे दूसरे संगम के अध्यक्ष तोल्काप्पियर ने लिखा था, तो ये तो भूलना ही नहीं है। कुरल बहुत महान ग्रंथ है तमिल का कुरल, जिसे तिरुवल्लूर ने लिखा, जिसे तिरुवल्लूर ने लिखा। फिर अहना नूर, अहना नूर ये रुद्र शर्मन के द्वारा लिखा गया। मरु गरुपाद्य ये नकरीर के द्वारा लिखा गया, जो तीसरे संगम के अध्यक्ष थे, मरु गरुड़पाद्य। और इरामावत राम ये रामायण का तमिल संस्करण है, जो आचार्य कंबन ने लिखा है। जो इरामावत राम है, ये रामायण का तमिल संस्करण है जो कंबन ने लिखा है। इसकी चर्चा हमने पहले भी कर रखी है साथियों, कि रामायण का जो तमिल संस्करण है इरामावत राम, ये आचार्य कंबन के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, अब आ जाते हैं महाकाव्य। तमिल में 5 महाकाव्य हैं। देयर आर 5 एपिक्स इन दी तमिल। 5 महाकाव्य हैं। इसमें सबसे पहला नाम है शिलप्पादिकारम का। शिलप्पादिकारम बेहद बेहद महत्वपूर्ण। ये इलांगो अडिगल के द्वारा लिखा गया एक महान तमिल काव्य है, महान तमिल काव्य शिलप्पादिकारम। इसमें साथियों कोवलन, कणग्गी और माधवी की कहानी बताई गई। कणग्गी को तो आगे जाकर के पूजा भी जाने लगा साथियों। तो शिलप्पादिकारम जो इलांगो अडिगल ने लिखा, उसमें कोवलन, कणग्गी और माधवी की कहानी बताई गई है। ये तमिल का एक प्रकार से उस समय पर राष्ट्रीय काव्य कहा गया। राष्ट्र शब्द सही नहीं है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है वो आप समझ सकते हैं। एक और इसी का एक्सटेंशन है मणि मैखले। इसी का दूसरा हिस्सा बोल सकते हैं, जिसे सीतले सतनार ने लिखा है, जिसे सीतले सतनार ने लिखा है, मणि मैखले। इसमें राजा उदय कुमारन और कोवलन और माधवी की बेटी मणि मैखले की प्रेम कहानी है। तो इसी का अगला हिस्सा आप समझ सकते हैं। फिर जीवक चिंतामणि बहुत महान पुस्तक है। ये जैन कवि तिरुंतुक देवर के द्वारा लिखी गई है। जैन कवि तिरुंतक देवर के द्वारा लिखी गई है। कुंडल केशी ये एक बौद्ध महाकाव्य है, जो नाग कुटनार के द्वारा लिखा गया है। और वलयापथी, ये 5 तमिल साहित्य हैं। इसमें से 3-4 नाम तो आपको याद रखने ही है। एक शिलप्पादिकारम, जो कि इलांगो अडिगल ने लिखा। दूसरा मणि मैखले, जो कि सीतले सतनार ने लिखा। तीसरा जीवक चिंतामणि, जो तिरुंतक देवर नामक जैन कवि ने लिखी थी। 3 ये हो गए। और चौथा तोल्काप्पियम, जो कि तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, जिसे
तोल्काप्पियर के द्वारा लिखा गया। ये 4 किताबों से कई बार सवाल पूछे गए हैं। आने वाले समय में भी यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ये याद रखिएगा। ये मैंने आपकी रीडिंग के लिए अलग से दिया है। जो बातें मैंने अभी आपको बताई थी कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता ऋषि अगस्त और कौंडिन्य लेकर के आए थे, ये मैंने बता दिया है। ये इन्हीं का एक्सप्लेनेशन है, जरूरी नहीं कि आप इन्हें पढ़ें। और कुराल भी याद रखिएगा, कुराल तिरुवल्लुर का। शिलप्पादिकारम इलांगो अडिगल ने लिखा। बौद्ध रुझान है इस ग्रंथ का। कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कणग्गी और नृतकी माधवी की कहानी इसमें दी गई है। मणि मैखले ये सीतले सतनार ने लिखा। ये भी तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य की तरह जाना जाता है। इस पर जैन प्रभाव है। राजकुमार उदय कुमारन और मणि मैखले की कहानी है। कुराल ये तिरुवल्लुर ने लिखा। ये तमिल साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है। तिरुवल्लुर, इसमें त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन वगैरह की जानकारी दी गई है। 2 प्रसिद्ध कवियत्रियां भी हमें मिलती हैं संगम में, उवेयार और नचेलियर। ये 2 महिला कवियत्रियां हमें मिलती हैं, विदुषी हमें मिलती हैं, ओवेयार और नचेलियर। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा सवाल, जैसा मैंने आपसे कहा कि साहित्य से ही बनने वाले हैं, लिटरेचर से ही बनने वाले हैं, तो साहित्य से जुड़ी हुई इन सभी बातों को याद रखेंगे, लिटरेचर से एसोसिएटेड इन सभी बातों को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे साथियों। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम राजाओं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, किंग्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक पढ़ना है। चेर राज्य ये दक्षिण पश्चिम में था, मुख्य रूप से आधुनिक केरल और मालाबार वाले क्षेत्र में। संगम साहित्य में सबसे अधिक बार जिस राज्य का उल्लेख हुआ है वो चेर है। संगम लिटरेचर में सबसे ज्यादा बार जिस स्टेट को मेंशन किया गया है वो चेर स्टेट ही है, वो चेर राज्य ही है। चेर के प्रमुख शासक में उदयन जीरल का नाम आता है, नेडून जीरल का नाम आता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो हुए वो सेन गुट्टुवन। सबसे महत्वपूर्ण जो हुए वो सेन गुट्टुवन, सबसे महत्वपूर्ण। यहां से सवाल बन सकता है कि सेन गुट्टुवन नाम के राजा का संबंध किस राज्य से था, तो वो चेर से था। ये सबसे महान राजा हुए। इनकी राजधानी वांचू, कुरुवुर अभी हमने दिखाई कुरूर, और तोंडी इनकी राजधानियां थी। देखो, सेन गुट्टुवन जो है इसे लालचेर और भालाचेर के नाम से भी जाना जाता है। ये महानतम शासक हुआ, और कणग्गी नामक धार्मिक संप्रदाय जो कि जुड़ा हुआ है शिलप्पादिकारम की कहानी से, उसका प्रचलन भी इन्हीं के दौर में हुआ था। फिर आते हैं चोल। ठीक है, तो बस यहां से बेसिक क्या याद रखना है कि चेर कहां पर थे, कोरल में थे, केरल में थे। सबसे अधिक बार इनका उल्लेख है, और सबसे महत्वपूर्ण जो राजा हुए वो सेन गुट्टुवन नाम के राजा हुए, जो सबसे महत्वपूर्ण थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद साथियों चोल राज्य जो कि उत्तर पूर्व में थे, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में थे। तो चोल सर्वाधिक शक्तिशाली थे, मोस्ट पावरफुल थे। तमिलनाडु में पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच में, पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच में इनका शासन था। तो तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश का भी कुछ इलाका, तो 2 नदियां, एक पेन्नार और वेल्लारू, इनके बीच में ये शासन करते थे। और प्रतीक चिन्ह इनका बाघ था, टाइगर था। राजधानियां मनलूर, उरेयूर जो कि सूती वस्त्र का केंद्र था, पुहार, कावेरी पट्टनम और तंजावर। अलग अलग समय पर यह राजधानी, पुहार एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था, कावेरी पट्टनम महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और सबसे महान राजा कारिकाल चोल हुए हैं। अब आप कहेंगे सर आप इतना डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे, रीजन बड़ा साफ है कि जो प्रश्न चेर, चोल और पांड्य से बनते हैं वो आने वाले समय में जो अगले चेर, चोल, पांड्य हैं वहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। ये चेर, चोल, पांड्य 2 बार हुए हैं एक प्राचीन में और एक पूर्व मध्यकाल में, उनके बारे में हम गहराई से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पांड्य। तो पांड्य भी सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु वाले इलाके में थे साथियों। ठीक है, कावेरी के दक्षिण में ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। जो पांड्य राज्य है, तो पांड्य राज्य जो है वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इनकी राजधानी मदुरई थी साथियों, और सबसे प्रमुख शासक नेंडुजेलियन हुए हैं। इनका चिन्ह मछली था,
फिश था और यहाँ मात्र सत्तात्मक शासन था, मैट्रियार्कल गवर्नेंस यहाँ फॉलो की जाती थी। तो बस ये बेसिक बातें ये याद रखना। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इन्हें बस एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लेकिन जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहां हमें अलग अलग शब्दों के बारे में पढ़ना है, अलग अलग वर्ड्स के बारे में पढ़ना है। तो अब जो 10 मिनट का सेशन आपका बचा है ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। देखिए, इसमें एक शब्द है मंडल। तो जो मंडल शब्द है वो राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चोला मंडलम, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। ऐसा ही एक शब्द है पेरूनल। पेरूनल राजा के जन्मदिन को कहा जाता था, तो राजा के जन्मदिन को पेरूनल कहा जाता था, किंग का बर्थडे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है साथियों। फिर अमाइत चायन, जो अमाइत चान है ये मंत्री के लिए इस्तेमाल किया गया, अमाइत चान। ठीक। मरणम, मरणम शब्द राजा का न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो सर्वोच्च न्यायालय होता था, जो हाईएस्ट कोर्ट होता था, उसे मरणम कहा गया है, उसे मरणम कहा गया है। फिर नालवे, ये राज्यसभा के लिए इस्तेमाल किया गया। राजा की जो सभा होती थी, जो दरबार में बैठती थी, उस राज्यसभा के लिए नालवे शब्द का प्रयोग किया गया है। एनआरडी, ये सेनापति को दी जाने वाली उपाधि थी। ये इंपॉर्टेंट है, नडुक्कल और वीरक्कल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नडुक्कल और वीरक्कल, होता यह था कि जो भी सैनिक जो हैं वो शहीद हो जाते थे युद्ध भूमि में, उनके लिए विशेष प्रकार की मूर्तियां या विशेष प्रकार की कब्रगाह, इस तरह की चीजें बनाई जाती थी और उन्हें नडुक्कल और वीरक्कल कहा जाता था साथियों। ठीक। नाडु, ये प्रांत को कहा जाता था, तमिलनाडु। नाडु शब्द जो है वो प्रांत को रिप्रेजेंट करता है, प्रोविंस को रिप्रेजेंट करता है। उर जो शब्द है ये नगर के लिए कहा जाता था। जो उर शब्द है, उर, ये नगर, ये पूछे गए हैं, नाडु, उर, नडुक्कल, वीरक्कल और मंडल। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। मंडल राज्य, मरणम सर्वोच्च न्यायालय, नडुक्कल और वीरक्कल शहीद सैनिकों की मूर्तियां, नाडु प्रांत, उर नगर। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, इन वर्ड्स का यूज किया जाता था साथियों। आगे आप देखें कि पट्टनम, ये तो तटीय शहर, तो अभी भी यूज किया जाता। कावेरी पट्टनम, जिसे पुहार कहा गया, तो जो तटीय क्षेत्र में शहर होते थे उन्हें। फिर सामाजिक शब्दावली क्या रही, तो चतुवर्ण व्यवस्था यहाँ नहीं थी और दास व्यवस्था यहाँ नहीं थी। मौर्य उत्तर काल में उत्तर भारत में चतुवर्ण व्यवस्था थी, वर्णा सिस्टम था, पर यहाँ पर सामान्यतः दो ही वर्ण थे, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। ब्राह्मणों को सबसे उच्च दर्जा दिया जाता था और गैर ब्राह्मणों के साथ भी इस तरह का छुआछूत वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था साथियों। इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो अच्छा नहीं है। ओके जी, तो इस बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे उच्च जो वर्ग था वो ब्राह्मण ही था। उसके अलावा एक वेलार नाम का समूह आता था। जो वेलार है साथियों, ये कृषक कहलाते थे। और अन्य वर्गों में एनियर, जो शिकारी वर्ग था, मलबर, जो लूटपाट करने का काम करते थे, पुलयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारपाई और चटाई बनाने का काम करते थे, वेनिगर, ये व्यापारियों को कहा जाता था। वेलार कृषक वर्ग होता था, समाज में द्वितीय स्थान रखता था और खेतीहर मजदूर को केडेसियर कहा जाता था। केडेसियर, खेतीहर मजदूर के लिए केडेशियर शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो अब एक बार रिकॉल करते हैं और जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको दोहराने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रांत के लिए नाडु शब्द का प्रयोग किया गया, जो पूरा राष्ट्र है उसके लिए मंडल शब्द का प्रयोग किया गया, नगर के लिए उर शब्द का प्रयोग किया गया, वीरक्कल शहीद सैनिकों के सम्मान में बनाई गई मूर्तियां या अलग अलग उपाधियां होती थी। ठीक है। इसी तरीके से साथियों हम आगे बढ़े। मरणम, मरणम शब्द जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए या राजा के न्यायालय के लिए प्रयोग होता था। ठीक। एनआरडी सेनापति को दी जाने वाली एक उपाधि थी। सामाजिक शब्दावली में सबसे ऊंचा जो स्थान होता था वो ब्राह्मण का था। हालांकि वर्ण व्यवस्था का अभाव है, सामान्यतः दो ही वर्ण होते थे, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मणों के बाद वेलार नाम का वर्ग आता था। जो कृषक हैं उन्हें वेलार कहा जाता था। हालांकि जो खेतीहर मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं दूसरों के खेतों पर, उन्हें कैडेशियर कहा जाता था।
इसी समय पर हमें एक और वर्ग मिलता है व्यापारियों का, जिसे वेनिगर कहा गया, और चारपाई बनाने वालों को पुलेयन कहा गया। तो ये प्रमुख शब्द हैं, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। क्विज में भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने मेंशन कर दी हैं साथियों। ठीक है, आगे देख पाए, वन्नार ये धोबी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। परादावार ये मछुआरा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पाणन और विलेडियर, ये विलेडियर जो है ये गायक और नर्तकी के लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। विलेडियर शब्द का प्रयोग नर्तक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। विवाह, यहाँ भी कई प्रकार के विवाह होते थे। विधवा विवाह होता था और पुनर्विवाह भी होता था, रीमैरिज भी होती थी। विधवा पुनर्विवाह यहाँ पर था। जो विदुषी है जो उसे अवेयार कहा जाता था, जो विदुषी है उसे अवेयार कहा जाता था। जैसे हमने ब्रह्मा वादनी की चर्चा की थी साथियों, कि ब्रह्मा वादनी, हमें उत्तर भारत में जो विदुषियां थी उन्हें ब्रह्मा वादनी कहा गया। उसी तरह दक्षिण भारत में जो विदुषी है उसे अवेयार कहा गया। कलातु शब्द का जो प्रयोग है ये माता पिता की जानकारी के बिना जो शादी कर ली जाती थी उसे कलातु कहा जाता था। कारपू शब्द का प्रयोग परिवार के द्वारा जो विवाह होता था, तो उत्तर भारत में हमने ब्रह्मा विवाह की चर्चा की थी, तो ब्रह्मा विवाह की तरह दक्षिण भारत में भी हमें कारपू नाम का विवाह देखने के लिए मिलता है। आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो मुख्य आधार कृषि, पशुपालन और शिकार था। जो फाउंडेशन थी वो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हंटिंग हुआ करती थी। मुख्य फसल धान, रागी और गन्ना थी। धान, रागी और गन्ना, आज भी देखिए रागी का कितना प्रचलन है दक्षिण भारत में। हमारे यहाँ तो उत्तर भारत में हर चीज हम मैदा मैदा डाल के बना देते हैं, गेहूं गेहूं डाल के बना देते हैं। दक्षिण भारत में रागी का बहुत प्रचलन है। रागी की रोटियां वो हेल्दी होती है ना, वो हमेशा हेल्दी होती है, वो बेहतर होती है साथियों। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ओके, अगली चीज समझें कि उरेयूर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र था। आप देख पा रहे हैं कि ये उरेयूर है साथियों, जो चोल के अंतर्गत आता था। ये कावेरी पट्टनम है जिसे पुहार कहा जाता था। ये तंजावुर है, ये प्रमुख केंद्र रहा। और ये श्रीरंगम, ये प्रमुख केंद्र रहे। पांड्य में मदुरई बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है। चेर, कन्याकुमारी भी यहाँ है। चेर में एक तो मुजीरिस नाम का केंद्र था और एक केवई नाम का केंद्र, करूर नाम का केंद्र था। तो उरेयूर जो चोल में था वो सूती वस्त्र का केंद्र था। और यहाँ आप देखिए ये अरिका मेडू है पुडुचेरी के पास, और जो अरिका मेडू है यहीं से हमें रोमन बस्तियां मिली हैं साथियों, रोमन बस्तियां मिली हैं। तो ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों ये। फिर अरिका मेडू, इसे पाडुका भी कहा जाता था, पांडिचेरी में है, चोल से संबंधित है, यहाँ से रोमन बस्ती मिली है। ये आयरन कूपे नदी के किनारे स्थित था। शब्दावली में करई, करई शब्द भूमिकर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उल्लू शब्द सीमा शुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता। इरे सामंत के द्वारा दिया जाने वाला जो कर है उसे, देखो करई बस पूछा जाएगा, बाकी चीजें तो नहीं पूछी जाएंगी। तो ये है संगम साहित्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। एक टॉपिक और रह गया है धर्म। धर्म में संगम साहित्य के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वो मुरुगन है। मुरुगन का वाहन मोर है, लेकिन इनको झंडे में जब दिखाया जाता है तो मुर्गे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे प्राचीन देवता मुरुगन है, जिन्हें सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है। और स्कंद और कार्तिकेय के साथ इनकी तुलना की जाती है साथियों। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा है और इनका जो वाहन है वो मोर है साथियों। कुरुवश नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों के रूप में माना जाता है, मुरुगन की पत्नियों के रूप में माना जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है साथियों। ये संगम काल है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, 1 से 2 बार आपको पढ़ना होगा। जब 1 से 2 बार आप इसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे फायदा मिलेगा, निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अब हमें गुप्त काल के 2 लेक्चर बनाने हैं, गुप्त एज के 2 लेक्चर बनाने हैं और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे साथियों। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों। तो यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, MPPSC प्रीलिम्स का, फाउंडेशन का, हिस्ट्री का। और आप देख सकते हैं कि इतनी मेहनत मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लगभग
उससे भी ज़्यादा मेहनत मैं अपने प्लेटफॉर्म पर कर रहा हूँ साथियों। तो एक बार आप ज़रूर जुड़िए, कुछ कोड से रिलेटेड डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।